टी सीरीज के यूट्यूब चैनल पे लगभग 349 बिलियन व्यूज हैं, लगभग 35,000 करोड़। और टी सीरीज मिस्टर बीस्ट को भी व्यूज के मामले में पीछे छोड़ देता है। और ये सारी चीजें सुनकर में ऐसा लगता है कि यार दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे सक्सेसफुल म्यूजिक कंपनी टी सीरीज ही होगी। लेकिन इसी कंपनी के बारे में खुद इंडस्ट्री के लोग कुछ ऐसा कहते हैं। इंडिपेंडेंट ही सब कुछ किया जाए, क्योंकि लेबलों ने बहुत तंग किया मुझे, बहुत दुखी किया मुझे। दोस्तों, मैं तुम्हें बता नहीं सकता, अगर स्ट्रॉन्ग आदमी ना होता तो शायद म्यूजिक ही छोड़ देता। इतना इन लोगों ने मुझे साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब किया। फिल्मों से बड़ा माफिया म्यूजिक में है। प्रोड्यूसर काम करना चाहता है, डायरेक्टर काम करना चाहता है, म्यूजिक कंपोजर काम करना चाहता है, पर म्यूजिक कंपनी बोलेगी ये हमारा आर्टिस्ट नहीं है। दो लोगों के हाथों में ताकत है ना, उनके दो कंपनीज हैं, उनके हाथों में ताकत है कि ये इसको गवाओ, इसको मत गवाओ। और अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि ये एक ऐसा इकलौता केस होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिकॉज इस इंडस्ट्री में खुद इस इंडस्ट्री के लोग इसे माफिया बोलते हैं। तो यहाँ पे सवाल एकदम सिंपल है, ये कंपनी एग्जैक्टली इतनी बड़ी बनी कैसे, अगर इसके खुद के आर्टिस्ट ही इस कंपनी से डरते हैं। इस वीडियो में हम लिटरली हर एक चीज डिकोड करने वाले हैं कि अगर कोई गाना बनता है और वो गाना टोटल में 100 रुपए कमाता है, तो फिर किस आदमी को एग्जैक्टली कितना शेयर मिलता है। और आंसर जो तुम सोच रहे हो कि यार सिंगर को सबसे ज्यादा मिलता होगा, तो लेट मी टेल यू, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसी के साथ हम इस वीडियो में डिकोड करेंगे एक नया आर्टिस्ट जो इंडस्ट्री में एंटर करना चाहता है, उसकी लाइफ कैसे अलग है इन कंपैरिजन टू एक स्टार जो ऑलरेडी बहुत टाइम से गा रहा है। और देखेंगे क्यों टी सीरीज आज के टाइम पे खुद गाने बनाने के साथ साथ मूवीज भी को प्रोड्यूस कर रहा है। मैं हूं आपका होस्ट अर्पित शर्मा एंड लेट्स डीप डाइव इनटू द वीडियो। देखो, जिसके पहले हम लोग वीडियो में आगे बढ़े, हम लोग कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं, क्योंकि हमें बाद में कंफ्यूजन ना हो। सिंगर वो बंदा होता है जो बेसिकली गाने को गाता है। सेकंड बंदा है कंपोजर, ये वो बंदा है जो गाने की ट्यून और उसकी मेलोडी बनाता है। तीसरा होता है लिरिसिस्ट या राइटर, ये बेसिकली वो पर्सन होता है जो सच में गाना लिखता है। कई बार सिंगर और राइटर दोनों सेम होता है, लेकिन ये हर बार सेम हो ऐसा जरूरी नहीं होता है। और फोर्थ है हमारे पास टी सीरीज जैसी कंपनी, जिसको हम लोग कहते हैं लेबल। वो कंपनी जो इन सारे गानों को पैसा देती है, इनको बनाने की कॉस्ट बेयर करती है, और ये इसी लेबल कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ये मार्केट तक इस गाने को पब्लिसाइज करें। और ये सारी चीजें करने के बदले में इस लेबल को मिलता है उस गाने का ओनरशिप। यहाँ आपको जरूर ऐसा लग रहा होगा कि यार ऑब्वियसली जो बंदा गाना गाता है या वो लिखता है, उसी को सबसे ज्यादा पैसे मिलने चाहिए, बट रियलिटी इससे काफी अलग है, जिसको अब हम डिकोड करने वाले हैं। लेकिन ये चीज डिकोड करने से पहले एक बार समझ लेते हैं कि कंपनी का बैकग्राउंड क्या है और क्या वो हमेशा से इसी बिजनेस में थी। ये कंपनी के फाउंडर है गुलशन कुमार, जो पहले अपने फादर के साथ जूस बिजनेस में काम करते थे। और फिर उसी के बाद फैमिली ने दिल्ली में एक कैसेट शॉप खोली। वहाँ उन्होंने देखा डिमांड तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो ओरिजिनल कैसेट्स होती है वो काफ़ी ज़्यादा महंगी मिलती है। तो उन्होंने एक सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज बनाई और चीप ऑल्टरनेटिव बेचना शुरू कर दिया। वो क्या बेचते थे? डिवोशनल कैसेट्स, री रिकॉर्डेड बॉलीवुड सॉन्ग्स। और एक चीज़ याद रखना, ये वो टाइम है जब कॉपीराइट में बहुत सारे लूप होल्स हुआ करते थे, जिसको लोग एक्सप्लॉइट करते थे। इसी वजह से कंपनी के ऊपर बाद में पायरेसी के एलिगेशंस भी लगे। यहाँ पे उन्होंने जो सबसे बड़ी चीज क्रैक करी थी वो था डिस्ट्रीब्यूशन। एक कैसेट जो पहले से कुछ स्टोर से मिलती थी, बहुत ही प्रीमियम ऑडियंस को केटर करती थी, उन्होंने अपना डिस्ट्रीब्यूशन बिल्ड किया और कैसेट्स को लिटरली हर जगह पहुंचा दिया, भले वो लोकल शॉप्स हो, स्ट्रीट वेंडर्स हो या ग्रोसरी स्टोर। उन्होंने बेसिकली जो गेम खेला वो प्रीमियम प्राइसिंग का नहीं था, बल्कि वॉल्यूम का था। और फिर ऐसे चलते चलते लेट 80s तक टी सीरीज ने ऑफिशियल फिल्म म्यूजिक को खरीदना चालू कर दिया। कह रहे हो लल्लू राम मेरे हम सफर। बट फिर कुछ अनहोनी हो जाती है। 1997 में गुलशन कुमार बाहर गए होते हैं और किसी को नहीं पता था उनको गोली मार के उनकी हत्या कर दी जाएगी। गुलशन कुमार ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि भगवान के दर्शन करते ही उन्हें इतनी दर्दनाक मौत से गुजरना पड़ेगा। और फिर उसके बाद उनके बेटे भूषण कुमार, जो सिर्फ 19 साल के थे, उनके ऊपर पूरी कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। बट इसके बाद भी जो कंपनी है उसकी ग्रोथ रुकी नहीं। 2006 में टी सीरीज यूट्यूब पे म्यूजिक डालना शुरू कर देती है। ये लिटरली वो टाइम था जब इंटरनेट मेन स्ट्रीम नहीं था, यूट्यूब उतने लोग नहीं देखते थे। ऐसे करते करते सालों बीत गए और फाइनली जब 2016 में जियो आया, चीप डेटा की एक्सेसिबिलिटी हर किसी के पास आई, तब टी सीरीज वहां पे ऑलरेडी खड़ा था अपने हजारों गानों के साथ। ये चीज हमें क्लियरली प्रूव करती है, देखो अपॉर्चुनिटी हर किसी को मिली, हर प्लेयर को मिली, लेकिन सिर्फ टी सीरीज वो प्लेयर था जो ऑलरेडी प्रिपरेशन करके बैठा था। एंड दिस इज लिटरली द प्राइम एग्जाम्पल व्हेन प्रिपरेशन मीट्स अपॉर्चुनिटी। टी सीरीज ने एग्जैक्टली यही किया। अब वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ। मैंने देखा कि कैसे लोग स्टॉक मार्केट में पैसा लगा देते हैं सिर्फ किसी यूट्यूब वीडियो देख के या टेलीग्राम पे कोई टिप फॉलो करके।
ना लोग कंपनी समझते हैं, ना अपना खुद का पैसा। इसी वजह से मैं एक लाइव कोहोर्ट स्टार्ट कर रहा हूँ जहाँ मैं आपसे सिर्फ एक प्रॉमिस कर रहा हूँ, मैं आपको सिखाऊंगा कैसे आप किसी भी कंपनी को, किसी भी स्टॉक को एक एनालिस्ट के नज़रिए से देख सकोगे और उसे उसी तरीके से इवेल्युएट कर पाओगे। 4 हफ्ते में आप केपेबल हो जाओगे खुद का पैसा इन्वेस्ट करने के लिए और आप अपने फाइनेंसेस काफ़ी बेटर तरीके से समझ पाएंगे। वीक 1 होगा फाउंडेशन के बारे में, समझेंगे क्या डीमैट अकाउंट होता है, आपके लिए सही ब्रोकर कौन सा है, कितने पैसे से स्टार्ट करना चाहिए और म्यूचुअल फंड या डायरेक्ट स्टॉक आपके लिए कौन सा बेटर रहेगा। वीक 2 होगा म्यूचुअल फंड मास्टरी, जिसमें मैं आपको सिर्फ कोई टॉप लिस्ट नहीं बताऊंगा बल्कि आपको हर एक चीज़ खुद इवैल्यूएट करना सिखाऊंगा कि एक्सपेंस रेशो क्या होता है, कैटेगरी ट्रैप्स और रेड फ्लैग्स कैसे पहचानते हैं। वीक 3 जो इस कोहोर्ट का कोर होगा, वहाँ आपको सिखाया जाएगा कि कंपनी को रिसर्च कैसे करते हैं, फाइनेंशियल्स कैसे पढ़ते हैं और रियल केस स्टडीज़ के थ्रू दिखाऊंगा कि आप खुद ये फ्रेमवर्क कैसे फॉलो कर सकते हो। बात करेंगे समुराई मॉडल की, जिसके थ्रू आप किसी भी कंपनी को अच्छे से इवैल्यूएट कर सकते हो विदाउट मिसिंग एनीथिंग मेजर। और फिर फाइनली वीक 4 में आप अपना पूरा मनी प्लान बनाएंगे, रिटायरमेंट से लेके लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन तक कौन सा स्टेप है जो फॉलो करना चाहिए और ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो अवॉइड करनी चाहिए। ऑलरेडी ये वेबिनार काफ़ी सारे लोगों ने अटेंड कर चुका है और ये सारे रिव्यूज़ हैं उनके, सब लोगों को वेबिनार काफ़ी अच्छा लगा और हर किसी को कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला। सो अगर आप भी ऑलरेडी इन्वेस्ट करते हैं या करना चाहते हैं तो आपके लिए एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी हो सकती है अपना पैसा सही डायरेक्शन में ले जाने के लिए। लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, सीट्स काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड हैं, इसलिए अभी के अभी रजिस्टर करिए एंड आई विल सी यू गाइस देयर। अब हम वापस चलते हैं वीडियो। यार अगर सिंगर गाना गा रहा है, राइटर गाना लिख रहा है, तो बेसिकली किसी भी सिंगर को एक लेबल की जरूरत क्यों ही है? क्या वो खुद से अपना गाना पब्लिश नहीं कर सकता? क्या वो खुद से अपना गाना यूट्यूब पे नहीं डाल सकता? क्यों एक सिंगर अपने गाने के राइट्स किसी बड़ी कंपनी को दे देता है? क्या बिना टी सीरीज के, क्या बिना कोई लेबल के कोई गाना फेमस नहीं हो सकता? ऐसा नहीं है। अभी आप लोगों ने रिसेंटली एक गाना सुना होगा, बाराएं बंजारा का गाना। अगर आप एक बार की वीडियो जाके देखोगे तो आपको रियलाइज होगा इसमें कोई लेबल नहीं है, कोई स्टूडियो बजट नहीं है, बस ये एक ऐसा गाना है जिसको फोन से यूट्यूब पे अपलोड कर दिया गया था और तब भी ये वायरल हो गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि लोगों ने इसको ऑर्गेनिकली इंस्टाग्राम रील्स में यूज करना स्टार्ट कर दिया। पहले एक रील ने, फिर 100 रील ने, फिर हजारों लोगों ने बेसिकली इसी गाने को यूज करके रील्स बनाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से ये गाना ऑर्गेनिकली फेमस हो गया। ये जो गाना फेमस हुआ, ये सिर्फ एक गाने की कहानी नहीं है, ये एक नया फिनोमिना है और एक नई चीज प्रूव करता है। देखो आज से कुछ साल पहले तक अगर किसी भी गाने को वायरल होना है, लोगों की नजर में आना है, तो उसके पास सिर्फ 2-3 ऑप्शन होते थे, या तो वो गाना रेडियो पे बज जाए, या तो वो गाना टीवी पे आ जाए, या फिर तीसरा वो गाना किसी भी बॉलीवुड मूवी में फीचर हो जाए। बट आज के टाइम भी ऐसा हो ये जरूरी नहीं है, बिकॉज आज एल्गोरिथम डिसाइड करता है कौन सी चीज चलेगी, कौन सी चीज नहीं चलेगी। और ऐसा ही हुआ क्योंकि यूट्यूब पे लोगों को ये गाना बहुत पसंद आया। आज के टाइम पे इस वीडियो पे लगभग 271 मिलियन व्यूज है ऑन यूट्यूब और ये गाना स्पाइडरमैन जैसी बड़ी मूवीज में भी फीचर हुआ था। तो अब ये सवाल सुन के आपके दिमाग में एक और नेचुरल सवाल आएगा, यार अगर हम लोग बिना लेबल के ही इतना बड़ा हिट गाना बना सकते हैं तो क्यों लोग पागल हैं, क्यों सिंगर्स बेवकूफ हैं जो लेबल्स को इतने सारे ओनरशिप राइट्स दे रहे हैं जो लिटरली करोड़ ऑफ वर्थ रखते हैं? इसका ऑनेस्ट जवाब ये है, देखो बाराएं जो गाना था वो ऑर्गेनिकली वायरल हिट हो गया, लेकिन हर गाना इंडिपेंडेंटली इतना बड़ा बन जाए इसकी जो पॉसिबिलिटी है ये बहुत कम हो जाती है। बिकॉज आज के टाइम पे यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, स्पॉटिफाई पे लिटरली हंड्रेड्स ऑफ न्यू सॉन्ग हर दिन रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से कोई एक गाना हिट हो जाए इसकी जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत मुश्किल हो जाती है। सो बेसिकली जो चीज़ लेबल प्रोवाइड करता है वो ये है कि वो आपके गाने का सक्सेस होने का चांस ड्रास्टिकली बढ़ा देता है। एक बार सोच के देखो, अगर आपने एक गाना लिखा है, अब वो बाय गारंटी यूट्यूब के सबसे व्यूड चैनल पे जाएगा, स्पॉटिफाई पे जाएगा, मे बी कोई मूवी में फीचर हो जाएगा, तो इस पर्टिकुलर चीज से उस गाने की जो फेमस होने की प्रोबेबिलिटी है वो लिटरली 100x तक बढ़ जाती है। और यहाँ पे सिंगर सोचता है यार अगर मैं यूट्यूब पे गाना डालूंगा तो हो सकता है उस पर सिर्फ कुछ मिलियन व्यूज आए, लेकिन अगर वो गाना मैं किसी लेबल के साथ मिलकर प्रोड्यूस कर लेता हूँ तो वो लिटरली मिलियंस ऑफ लोगों तक पहुंच जाएगा ओवरनाइट, जिसकी वजह से हो सकता है उस सिंगर की डिमांड बढ़ जाए, हो सकता है बाकी लोग चाहे कि उस सिंगर उनकी वेडिंग्स में आके गाए, कॉन्सर्ट्स करें, हो सकता है सेम स्टूडियो उनको बोले यार हमारे लिए आप और भी गाने लिख दो। और यही एग्जैक्ट रीजन है क्यों लेबल के पास पावर होती है, अथॉरिटी होती है ओवर द सिंगर्स, बिकॉज उन्हें पता है कि उनके हाथ में है किस सिंगर को बड़ा बनाना है और किस सिंगर को बड़ा नहीं बनाना है। सो क्विकली अगर मैं तुम्हें बताऊं कि एक लेबल क्या प्रोवाइड करता है, सबसे पहला है पैसा, स्टूडियो के लिए, रिकॉर्डिंग के लिए, हर एक चीज के लिए। दूसरा है प्लेसमेंट, लेबल्स के पास कनेक्शन होते हैं, वो लिटरली उसको हर जगह तक पहुंचा सकता है, भले वो रेडियो हो या कोई मूवी। तीसरा होता है मार्केटिंग बजट, जो कभी भी एक इंडिविजुअल न्यू सिंगर के पास कभी नहीं होता। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, एक लेबल के साथ अगर आप काम करते हो तो आपकी सक्सेस होने के रेट्स 100x से बढ़ जाते हैं।
तो इसी नोट के साथ हम लोग बढ़ते हैं हमारे अगले बड़े सवाल पे कि यार ये सारी चीजें करने के लेबल एग्जैक्टली सिंगर को कितने पैसे चार्ज करता है। देखो अगर मैं आपको ग्लोबल डेटा के हिसाब से बताऊं तो कॉमनली जो भी लेबल होता है जैसे टी सीरीज वो गाने के लगभग 64% राइट्स रख लेता है। एक चीज ध्यान रखने वाली ये है, आप ये समझ सकते हो एक गाना एक कंपनी की तरह काम करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी के पास 64% राइट्स हैं तो अगर कल वो गाना 100 रुपए कमाता है तो जिसके पास 64% राइट्स है वो 64 रुपीज लेगा। अगर कल को गाना 1 लाख रुपए कमाता है तो उसमें से भी 64,000 रुपीज लेबल ले जाएगा। और इस 100% की पाई में से लगभग सिर्फ 16% मिलता है जो एक्चुअली सिंगर गाता है, और जो बाकी बचे हुए राइट्स होते हैं वो या तो कंपोजर रख लेते हैं या तो राइटर्स रख लेते हैं। अब ये जो मैंने बात करी ये तो थी इंटरनेशनल ग्लोबल लेवल्स की, लेकिन इंडिया में ज़रूरी नहीं है सेम चीज़ होए, क्योंकि कई बार लेबल्स क्या करते हैं वो सिंगर को, कंपोजर को, राइटर को सिर्फ एक वन टाइम फिक्स्ड फी देते हैं और उसके अलावा उनको गाने का राइट्स का कुछ भी नहीं मिलता है। आप बेसिकली ये समझ सकते हो फॉरेन में जब एक गाना बनता है तो जितने भी लोगों ने उसको प्रोड्यूस करा होता है वो सब मिलके उस कंपनी के पार्ट होते हैं, लेकिन इंडिया में क्या होता है जो भी लेबल होता है जैसे टी सीरीज वो खुद अकेला मालिक होता है कंपनी का, और उस सिंगर को, कंपोजर को एक फिक्स्ड पे एक सैलरी की तरह पे हायर करता है। ये लोग गाना बनाते हैं, टी सीरीज को दे देते हैं। अब वो गाना फेल होए तो पूरी टी सीरीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और अगर वो गाना वायरल हो जाता है तो जितना भी प्रॉफिट है वो भी टी सीरीज का ही है। तो नेचुरली आपके दिमाग में एक और सवाल आएगा, यार अगर ऐसा ही हो रहा है तो कोई भी सिंगर क्यों गा रहा है टी सीरीज के लिए, क्यों गा रहा है कोई भी लेबल के लिए, खुद ही गाना यूट्यूब पे डाल दे, कम से कम राइट्स तो मिलेंगे। नाउ लेट मी ब्रेक डाउन दिस कॉन्सेप्ट फॉर यू। देखो एक बार ना आप अपने आप को एक सिंगर के पर्सपेक्टिव से इमेजिन करने की कोशिश करो। आप 5-6 साल से मेहनत कर रहे हो, गाने गा रहे हो और एक भी गाना हिट नहीं जा रहा है। अगर आप लेबल के पास जाते हो और आप बोलते हो कि यार मैं कोई भी गाना बनाऊंगा तो मेरे को 15% स्टेक चाहिए, 20% स्टेक चाहिए, जो लेबल है उनके पास लिटरली थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेशंस होती है अच्छे सिंगर्स की। तो लेबल बोलेगा यार हमें तुम्हारे साथ काम नहीं करना है, तुम बहुत ज़्यादा इक्विटी शेयर मांग रहे हो, तुम्हें काम करना है तो फिक्स फी पे कर लो वरना मत करो। अब एक सिंगर के पर्सपेक्टिव से उसका एडवांटेज क्या है, अगर वो लेबल के साथ काम करता है, अगर गाना हिट हो गया तो जितना भी फेम होगा वो सिंगर का होगा, जिसकी वजह से सिंगर को और ज़्यादा काम मिलेगा, उसको कॉन्सर्ट्स में बुलाया जाएगा, वो अकेले थाउजेंड्स ऑफ लोगों को पुल कर पाएंगे फॉर होस्टिंग देयर कॉन्सर्ट्स, जिसमें अगेन वो लाखों रुपए छाप सकते हैं। इसी के साथ साथ एक गाना हिट होने के बाद उनकी डिमांड बढ़ेगी, जो बॉलीवुड होगा, जो रेडियोस होंगे, जो एल्बम्स होगी, वो लोग डिमांड करेंगे यार हमें इस सिंगर से गाना गवाना है, एक नया सॉन्ग प्रोड्यूस करवाना है, ये ज़्यादा पैसे ले रहा है तो ज़्यादा पैसे दो, ज़्यादा इक्विटी मांग रहा है तो ज़्यादा इक्विटी दो, लेकिन हमें यही सिंगर चाहिए। ये सारे अपसाइड्स होते हैं एक सिंगर के पर्सपेक्टिव से। और डाउन साइड क्या होता है, यार मेरी जेब से तो वैसे भी कोई पैसा लगा नहीं, अगर इतने बड़े डिस्ट्रीब्यूशन पे गाना नहीं चल पाया तो अगर मैं खुद से यूट्यूब पे डालता तो और कम चांस था कि ये चल जाता, तब तो ये गाना लोगों तक कभी पहुंचता भी नहीं। और एक नया सिंगर इसी वजह से एक फ्लैट फी पे काम करने के लिए भी रेडी हो जाता है, या बहुत ही कम माइन्यूट परसेंटेज पे काम करने के लिए रेडी हो जाता है। अब हम चलते हैं हमारे फाइनल सवाल पे। यार अगर टी सीरीज इतना बड़ा है, उसके पास इतने सारे गाने हैं, वो कोई भी प्रोड्यूसर के पास जा सकता है, बोल सकता है कि यार हमारे पास इतना बड़ा कैटलॉग है, आप कोई सा भी ले लो, लाइसेंस कर लो और हमें बदले में एक फिक्स्ड फी दे देना। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि एग्जैक्टली वो लोग ऐसा क्यों नहीं करते हैं और आज के टाइम पे क्यों टी सीरीज खुद मूवी प्रोड्यूस करने जा रहा है। एक सिंपल एग्जाम्पल से समझो, मान लो मैं टी सीरीज हूँ और मेरे पास एक क्रेजी सा गाना है, अब मैं चाहता हूँ कि वो कोई बढ़िया सी मूवी में जाए। अगर मैं किसी भी प्रोड्यूसर के पास जाऊँगा और बोलूँगा, उसको रिक्वेस्ट करूँगा कि यार अपनी फिल्म में आप मेरा गाना यूज़ कर लो, तो फिर वो प्रोड्यूसर की मर्जी होगी कि उस गाने को डालना है या नहीं डालना है, और अगर डालना है तो उसके कितने पैसे लेने हैं। लेकिन अगर दूसरी तरफ टी सीरीज खुद फिल्म को प्रोड्यूस करेगा तो हर एक डिसीजन कि गाना कब आएगा, कैसे प्रेजेंट होएगा, उससे क्या सिनेमैटिक्स होंगे, हर एक चीज उनके हाथ में होगी। इसी के साथ साथ एक और अपसाइड ये है कि अगर फिल्म हिट हो गई तो उनको बॉक्स ऑफिस से पैसा आएगा, OTT से पैसा आएगा, रेडियो से आएगा, जहां पे भी मूवी लाइसेंस हो रही होगी, स्ट्रीम हो रही होगी, हर एक जगह से उनका एक और एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम बन जाएगा। इसलिए आप देखोगे कबीर सिंह जैसी मूवीज का जो गाना है बेख्याली, वो इतना डोमिनेंट रहा। कंपनी के पास सिर्फ गाना बनाने का इंसेंटिव नहीं था, पूरी फिल्म की सक्सेस का इंसेंटिव भी कंपनी के पास ही होता है। ऑल्सो मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, इस पूरे बिजनेस में जो ओनरशिप होती है ना गाने की, वो सबसे वैल्यूएबल होती है। क्योंकि अगर एक बार किसी को एक गाना पसंद आ गया तो वो लिटरली उस गाने को सालों तक सुनता है। आप एक बार खुद अपने आसपास की सराउंडिंग इमेजिन करो, आप ये खुद की प्लेलिस्ट खोलो, उसमें से काफ़ी सारे ऐसे गाने होंगे जो आज से 15, 20, 25 साल पहले लिखे गए होंगे और आज भी वो गाने स्ट्रीम होते हैं प्लेटफॉर्म्स पे। आज भी ये कंपनीज उन गानों के प्रोड्यूसर्स को पैसा देती है गाना चलाने के लिए, और इसी वजह से अगर एक गाना हिट हो जाता है तो गाना 30, 40, 50 ईयर्स तक एक कंपनी को रेवेन्यू ला के दे सकता है।
अब जितनी एक्साइटिंग ये इंडस्ट्री साउंड करती है, इसकी रियलिटी उतनी ही डार्क है। लेबल को पता है कि उसके हाथ में है किसको बड़ा बनाना है, किसको बड़ा नहीं बनाना है, और इसी वजह से ये सिंगर्स के लिए काफ़ी टॉक्सिक बन जाता है, क्योंकि आफ्टर ऑल एक कंपनी डिसाइड करेगी कि एक सिंगर का करियर क्या होने वाला है, क्या वो लाइफ में बड़ा करेगा या लाइफ में बड़ा नहीं करेगा। अगर फॉर वॉट एवर रीजन अगर लेबल डिसाइड कर लेता है कि यार मेरे को इस पर्टिकुलर सिंगर को बायकॉट करना है, तो वो लिटरली उस सिंगर को कोई अपॉर्चुनिटी नहीं देगा वापस फेमस होने की। इनफैक्ट 2020 में सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के बाद सोनू निगम ने वीडियोस पोस्ट किए थे जहां उन्होंने बताया था कैसे इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री लिटरली एक म्यूजिक माफिया है, और उन्होंने ये सारे एलिगेशंस लगाए थे बड़े बड़े लेबल्स पे, बिकॉज आफ्टर ऑल वही डिसाइड करते हैं कि एक सिंगर क्या करेगा। उन्होंने डायरेक्टली भूषण कुमार और टी सीरीज को टारगेट किया, क्लेम किया कि कैसे रॉयल्टी के लिए आवाज उठाने के बाद उन्हें अनऑफिशियली बायकॉट कर दिया गया था। और इसी स्टेटमेंट के चलते दिव्या कुमार ने पब्लिकली काउंटर किया सोनू को, बोलते हुए थैंकलेस। तो बस अगली बार जब भी आप कोई गाना सुनो रेडियो पे, स्पॉटिफाई पे या यूट्यूब पे, जितनी अच्छी आवाज आपको लग रही होगी उस कोई नए सिंगर की, जरूरी नहीं है कि उसकी डील उतनी ही अच्छी हुई हो। बाकी आप लोग मेरे को कमेंट में बताना क्या आपको लगता है एक कंपनी अपनी पावर को एक्सप्लॉइट करे कैपिटलिज्म के लिए, प्रॉफिट के लिए, क्या ये चीज सही है, या फिर नए सिंगर्स को इक्विटी देनी चाहिए, ज्यादा पैसे देने चाहिए, जबकि वो उतना रिस्क नहीं ले रहे हैं जितना एक लेवल ले रहा है उनमें पैसे डाल के। दिस वॉज योर होस्ट अर्पित शर्मा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड अगर आपको इंटरेस्ट है शार्क टैंक की कंपनीज में कि शार्क की कंपनी से एग्जैक्टली कैसा परफॉर्म कर रही है, तो मैंने यहाँ पे उसकी एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बना रखी है, यू कैन गो एंड हैव अ वॉच।